अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यूज देखे थे और इस क्लास के बाद हम देखेंगे चैप्टर 1 की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन डेसिमल नंबर, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विद एग्जांपल। यहाँ तक बात समझ आई कि आपने डेसिमल नंबर, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को एक्सप्लेन करना है, यानी डिफाइन करो, उसकी चीज़ों को बताओ। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास बेस 10 होता है और ये डिजिट 0 to 9 होती हैं। ये यूज बाय ह्यूमन लाइफ होता है और एग्जाम्पल के तौर पर ये है। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बेस 2 होता है, डिजिट 0 and 1 है, यूज बाय कंप्यूटर्स और एग्जाम्पल में ये है। ऑक्टेल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने समरी टेबल बनाया, यानी कि मैंने सिस्टम लिखा है कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, बेस क्या है, डिजिट यूज कौन सी होती है और एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि चार्ट फॉर्मेट में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि अगर आप इस चार्ट को भी अपने माइंड में फिक्स कर लें तो आपको इन चारों को समझना मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज 2s कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाई इज इट यूज्ड? ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और आपने साथ में एग्जांपल भी देनी है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट इज मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर्स इन कंप्यूटर। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, व्हाई इट इज यूज्ड, ये कैसे क्यों यूज होता है, और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखी है। आप ये पढ़ सकते हो। ये वही सब कुछ बातें पूछी हुई हैं जो हमने बुक में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है, अगर आप सबसे पहले वो वीडियो देखें 2s कॉम्प्लीमेंट वाली, फिर इस चैप्टर या इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। हमारे पास एक टॉपिक था, डिफाइन द टर्म ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये उसी टॉपिक से लिया गया है। एक्सप्लेन ओवरफ्लो इन नंबर सिस्टम विद वन एग्जाम्पल। ओवरफ्लो की पहले डिफिनेशन क्या है और अंडरफ्लो, ठीक है जी। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन लार्जर देन मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या होती है? टू स्मॉल क्लोज टू जीरो। उसके बाद ओवरफ्लो एग्जांपल भी दी गई है, ठीक है, उसने क्योंकि एग्जांपल उससे ओवरफ्लो की पूछी है। मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये चीज़ें वही दोबारा रिपीट हो रही हैं जो हम अपने लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट क्वेश्चन को समझें, वही चीज़ें हैं दोबारा। What is significance of ASCII and Unicode character coding? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद यूनिकोड के बारे में लिखा है। फिर बताया है कि सिग्निफिकेंस क्या है। ASCII suitable for basic English text, Unicode support globalization, multi language text and emojis। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, what is operating system? Example any 5 tasks functions of OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 टास्क बताने हैं और उसके फंक्शन बताने हैं। अब ये सारी डिफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ये 5 टास्क लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड GUI और CLI टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि जो आपको नजर आ रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा है, उस चीज को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जगह आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो अगर जो भी आपको पता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब ये क्या शॉर्टकट लिखा हुआ है, प्रोसेस जॉब इन बैच विद नो इंटरेक्शन, एग्जाम्पल ओल्ड IBM सिस्टम्स। उसके बाद टाइम शेयरिंग के अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज द सिस्टम एट द सेम टाइम। आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकती हो जो भी आपको याद आती हैं, ये समझ आती हैं। रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू इनपुट यूज इन क्रिटिकल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कहते हैं कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज वन। एग्जाम्पल क्या है? लैन बेस्ड सिस्टम शेयरिंग टास्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एप्लीकेशन, एक्सप्लेन 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस द डायग्राम। अच्छा, प्रोसेस विद द डायग्राम भी इसको बताया गया है। पहले तो द OS मैनेज एप्लीकेशन बाय अलोकेटिंग CPU टाइम, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, ठीक है जी। स्केड्यूल प्रोसेस, वो सारी चीजें हैं कि क्या होता है, पहले न्यू प्रोग्राम आता है, जैसे कि प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, फिर रेडी आती है, स्टेट होती है, फिर रनिंग होती है, फिर वेटिंग है, टर्मिनेटेड है। अब डायग्राम के शेप में क्या है जी, न्यू हो गया और रेडी होगा स्टेट, उसके बाद रनिंग होगा, सही ऐसे ही है ना। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाएगा जब काम मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमारा प्रोसेस या टास्क जो है वो रेडी स्टेट में होता है, उसको किसी वजह से हम उसको वेटिंग पे डाल देते हैं कि नहीं, इससे पहले जो सेकंड आ रहा है उस टास्क को मुकम्मल करेंगे, लिहाजा अभी आपका टाइम है, आप इंतजार करो। रेडी स्टेट से हम उठा के वेटिंग पे डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रनिंग में होता है और उसको हम डाल देते हैं किस में, वेटिंग में। अब वेटिंग में रनिंग में कैसे डाल सकते हैं, ये इस तरह से डालते हैं कि कभी अचानक से इंटरप्ट हो जाए, यानी कि कुछ लाइक इमरजेंसी का काम आ जाए
कुछ आपने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कुछ और टास्क आ गया जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें भी जब रनिंग में हो तो उस वक्त भी उसको क्या किया जाता है, वेटिंग पे डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक फीचर दैट एनहांस प्रोग्राम एफिशिएंसी। आपने इस सवाल को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली जस्ट आपसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs, याद हो आपको मैंने अच्छी तरीके बताया था कि IDEs बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं टूल्स फॉर राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है जी, जो कि एक ही सॉफ्टवेयर अंक के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा भी है सॉफ्टवेयर सूट, ठीक है, कि एक तरह से ये पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर वरना तो आप राइटिंग किसी और जगह पे करोगे, टेस्टिंग कहीं और सॉफ्टवेयर करोगे, डिबगिंग किसी और सॉफ्टवेयर में करोगे। और डिबगिंग क्या होती है, ठीक है, वो भी होता है एक और इससे पहले होता है कंपाइलर भी होता है, वैसे डिबगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम, बट कंपाइलर भी होता है। कंपाइलर क्या चीज़ होती है, टू कन्वर्ट कोड टू मशीन लैंग्वेज, इस चीज़ को भी याद करें। डिबगिंग और कंपाइलर में आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। डिबगिंग सिर्फ आपके जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी कोड की जो लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है, वो हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद डिबगर क्या करता है, ऑटो कंप्लीट क्या करता है, वर्जन कंट्रोल क्या करता है, ये उसके फीचर्स हैं। ये सीक्वेंस उस तरह से नहीं है, बट ये सारे फीचर्स हैं। रोल इन डेवलपमेंट में क्या है जी, IDE इंक्रीज कोडिंग स्पीड। बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, रिड्यूस एरर्स होगा, जो आपको साथ साथ ही बताया जा रहा है कि ये एरर है, यहाँ पे ये डालो, वो डालो, ठीक है। एट हेल्प बिगनर्स एंड प्रोफेशनल बिल्ड सॉफ्टवेयर इफिशिएंटली। इफिशिएंटली कैसे है कि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने क्लास 9 में चैप्टर 3 का जो HTML और जावा कुछ हम स्क्रिप्ट को समझ रहे थे, तो उसमें एक्सटेंशन थी, शायद मैंने आपको बताया भी था, याद हो को। तो उसमें क्या था कि जब हम उन एक्सटेंशन को इनेबल करते थे या ऐड करते थे अपने स्टूडियो कोड में, तो वो जब हमसे या गलती होती थी या हम स्पेलिंग मिस्टेक करते थे या कोई जो है ना सेंटेंस गलत करते थे, तो वो खुद ब खुद ऑटो पे ठीक करता था या हमें वो सजेशन देता था। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर होस्टिंग। सॉफ्टवेयर होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड होस्टिंग, आल्सो गिव 2 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच। पहले तो आपने सॉफ्टवेयर होस्टिंग बतानी है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है इनको और इनको, फिर साथ में इसके फायदे और नुकसान बताने हैं। ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज होस्टेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन सर्वर। आप इसके बारे में अपने से भी लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप सॉफ्टवेयर इज होस्टेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन सर्वर, आप इसके अंदर और चीज़ें भी लिख सकते हो कि जैसे कि कंपनी अपने लिए एक सर्वर बना लेती है ताकि वो कोई और जो है बाहर का बंदा यूज़ नहीं कर सकता, और वो जो है उसको आसानी से कस्टमाइज, यानी जो आपके जो फ़ायदे नुकसान है ये भी इसी के अंदर लिख दो। बाद में फिर आप उसको क्या करो, सेपरेटली जो है ना लिख सकते हो। पहले आप उसके अंदर ही लिख दो, ठीक है, उसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब डिफिनेशन में ऐड करने से क्या है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको जो फ़ायदे और नुकसान सेपरेट करके लिखोगे तो एक गुड वो जाता है, गेस्चर जाता है या इंप्रेशन जाता है, जिससे टीचर को ये लगता है कि उसको अच्छे तरीके से पता है कि उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल डिफिनेशन में लिख दोगे तो फिर ये होता है कि उसने रटा मारा हुआ है और रटा उसने छाप दिया है, ठीक है। जब आप इस तरह की ना हेडिंग दे के लिखोगे ना तो उससे पता चलता है कि भाई इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या इसको जो जिसने पढ़ाया है या जहाँ से इसने सीखा है तो वो सही सीखा है। इसी तरह क्लाउड होस्टिंग है, उसको भी देख लें आप। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, देखो ये सब कुछ दोबारा पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें सारे आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो जस्ट गो थ्रू हूँ। और ये फाइल आपको कहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल सही कहा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके प्रिंट आउट निकाल के याद करें, या फिर अपने जो है जब आप इसको दोबारा चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे तो उसके लिए भी आपके काम आएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में, या फिर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, लास्ट में बात बतानी है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिले हो सकती है 1-2 दिन, क्योंकि उसको मैं मैनुअल सॉल्व करके उसको फिर स्कैन करूँगा, फिर कन्वर्ट करूँगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो ये है कि मैं एक्टिविटी कर पाऊँगा मगर 1-2 दिन बाद। अभी हम इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर देंगे, बट उसके दरमियान ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाली वीडियो भी आएगी। थैंक यू आज के लिए।